आज के शो में इलेक्शन कमीशन का गैर मामूली इजलास, इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी। ज़ाब्ता इखलाक की मॉनिटरिंग, इंतखाबात के लिए टीमों की तैनाती, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त? अस्सलाम वालेकुम। बस बेन अकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटन ऑर्डर्स इस पर जो आए हैं अहमियत के हामिल हैं। एक साइफर केस के हवाले से इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से, और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटिशनर शोहेब शाहीन, न्याजुल्लाह न्याजी और जनाब सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहब पेश हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल, उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है। जो बेंच है उसमें जस्टिस सदात तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब शामिल हैं। इस फैसले में जो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत, उस बारे में जो पैरा 3 और पैरा 4 आपके सामने रख देते हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन भी आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम में। जो कुछ ही देर पहले जो रिटन ऑर्डर आया, जिसकी डेट ऑफ हियरिंग आज ही 22 दिसंबर 2023 है, इसमें लिखा है जी, a level playing field is essential for the healthy competition, ensuring that elections are a true reflection of the people's choice rather than the result of manipulation or coercion. इसमें फिर आगे जाकर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, organizing free and fair elections is more important than the results itself. यानी free and fair elections conduct कराना is more important than the results itself. फिर आगे जो petitioner हैं और इसके साथ साथ ऑफ दैट मैटर एनी अदर पर्सन रिप्रेजेंटिंग एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस may approach the ECP today at 3 p.m. For the redressal of their grievances relating to the elections. ECP shall attend to these grievances on urgent basis and resolve them expeditiously in order to ensure that the electoral process remains smooth, open, transparent, free and fair. Let this exercise be completed by the ECP promptly without disturbing the timelines given in the election program, because voters must have faith in the electoral process for our democracy to succeed. हुसैन मुफ्ती साहब एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के माहिर कानून है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी से रहनुमा है, मरकजी क़यादत से हमें मौजूद है हमारे साथ, और जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, IPP के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है। तीनों को खुशामदीद कहते हुए बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी को भी कुछ हैं एतराज़ात, खासतौर पे एक जो विलेज काउंसिल्स हैं पंजाब के हद तक, ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है। आज इस फैसले को बतौर माहिर कानून आप कैसे देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और विलेज काउंसिल्स पे जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि आप भी इलेक्शन कमीशन गए हैं, आप समझते हैं कि ये एड्रेस हो जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और फिर उसका रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके कंडक्ट पर है सवाल। बैरिस्टर साहब, आमिर साहब। तो हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन हम कोई भी ऐसा लीगल प्रोसेस के अंदर खुद को या किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते जिससे इलेक्शंस आगे बढ़े। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अदालतों में या किसी इदारे के पास इसलिए नहीं जा रही है कि इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की रुकावट हो। हमारा इलेक्शन सेल जो है उसका काम ये है कि जो हमें एतराज़ात होते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखते हैं, ताकि वो खुश उसलूबी के साथ उन चीज़ों को देखे, क्योंकि वही आईनी इदारा है और उसका जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना है। तो उसके लिए हम उसकी सपोर्ट करते हैं, उसे असिस्ट करते हैं इस मामले के अंदर कि वो बेहतर से बेहतर माहौल दे सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर अल्टीमेटली वोटर को, कि वो आजादाना तौर पे अपने राय का इजहार करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सी चीजों को समझती है कि ये इतराजात हमें हैं, निगरान हुकूमतों के ऊपर हमारे मामलात हैं, जिस तरह सपोर्ट किया जा रहा है PMLN को, फिर इंतजामिया जिस तरह इन्वॉल्व हो रही है इनके साथ, उस पर हमारे बड़े इतराजात रहे हैं, हल्का बंदियों के ऊपर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और मामलात रुकें। हम उन्हें इलेक्शन कमीशन और जो अवेलेबल फोरम्स हैं उस तक रख के, ताकि हमारे जितने मामलात खुश उसलूबी से तय हों, ताकि प्रोसेस भी चलता रहे और जितनी बेहतर से बेहतर मामलात हल हो सकते हैं वहां तक तो रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए सर कि ये पहला नहीं शायद दूसरा या तीसरा, और इस फैसले में दोबारा इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि लेट द एक्सरसाइज बी कंप्लीटेड प्रॉम्प्टली
without disturbing the timelines given in the election program. तो ये जो सर 8 फरवरी की तारीख है, इसको लेकर इससे पहले भी जो डिलिमिटेशन वाला मामला था, आज भी जो ये पीटीआई की पिटिशंस थी, इन पे जो मामला आया इस फैसले में लास्ट पैरा में ये लिखा है जी कि टाइमलाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए 8 फरवरी की, जो आप बात कह रहे हैं कि ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये इसी टाइमलाइन में हमें एड्रेस करना है. तो इट इज वेरी कंसर्निंग. सुप्रीम कोर्ट सीरियसली कंसर्न है कि इसमें कोई क्या कोई भी खदशात अब मेरे ख्याल से अब तो सेटल हो गया इशू, अब तो मेरे ख्याल से लोगों को नहीं होने चाहिए अप्रीहेंशंस. आमिर साहब नहीं होना भी नहीं चाहिए. देखिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इतना उसका इस पे सीरियस होना और इससे इतनी मेरे ख्याल से करना लेना सामने कि इस पे किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए, ये आईनी तकाजा है. सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन देने वाली जमात है, और हमारी सारी जितनी भी जद्दोजहद है 56-57 साल वो आइन की बालादस्ती के लिए रही है, उसकी बहाली के लिए रही है. तो आइन क्योंकि चाहता है कि इलेक्शन आगे ना हो. अब ये इलेक्शन कमीशन के पास एक ही तो काम होता है, 5 सालों में उन्होंने एक इलेक्शन करवाना होता है. उसके लिए उन्हें होमवर्क भी कंप्लीट रखना चाहिए और ऐसे मामलात को बेहतर से बेहतर अंदाज में करना चाहिए. उसके बावजूद कि हम उनके पास जा रहे हैं, जाते रहेंगे, हम ये उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन की तारीख पे कोई फर्क नहीं आएगा, पहली बात. और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है मैं कहूँ आइडियली के बड़े ही अच्छे हालात होते हैं, वो हो नहीं सकते. पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत से ऐसे हालात रहते हैं, गवर्नमेंट सब उनके कंट्रोल में नहीं है, रोज हम शिकायत लेके जाएंगे तो एक मामला उठेगा. लेकिन हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो पोलिंग डे है उसमें किसी किस्म की इरेगुलरिटीज ना हो, उसमें किसी को सपोर्ट ना किया जाए, उसमें आपके वोट को बदला ना जाए, ताकि मुनसिफाना इलेक्शन हो. हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी ये चीजें. और एक और बात जो मुझे जरूरी है कहना कि हम इलेक्शन कमीशन से ये भी तवक्को रखते हैं कि वो तमाम सियासी जमातों को इवन प्लेइंग फील्ड दे, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगी. सारी सियासी जमातें सब पीटीआई तक को अगर उनके कुछ लोग नो में मुलव्वस हैं तो उन्हें बिल्कुल कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए. लेकिन जो उनके लोग मुलव्वस नहीं हैं उन्हें इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने दिया जाए और उसे बतौर सियासी पार्टी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का. आज क्योंकि आज इस रेहान हाशमी साहब भी साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से साथ. रेहान हाशमी साहब आपकी तरफ आते हुए आज इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मंसूर शाह साहब ने, क्योंकि वहाँ अटॉर्नी जनरल भी थे, इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो दे फर्दर एश्योर्ड द कोर्ट दैट द ग्रीवेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पीटीआई और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्ड बाय द ईसीपी विल बी डिसाइडेड एंड रिजॉल्व्ड ऑन अर्जेंट बेसिस एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, एंड where any action is required to be taken, such an action will be taken so that every political party in the country enjoys a level playing field. जो बात आमिर हसन साहब कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने अश्योर किया है कि एवरी पार्टी विल गेट अ, सुप्रीम कोर्ट को अश्योरेंस दी और आज फैसले में लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी. रेहान हाशमी साहब, अभी मुस्तफा कमाल साहब का मैंने बयान सुना, वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सिंध में पीपल्स पार्टी से. तो आपने इलेक्शन कमीशन को एड्रेस किया अभी तक ये लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो आज भी मैंने एक बयान देखा है, मुतालबा आया, क्या एड्रेस हुआ है रिटन में इलेक्शन कमीशन को? कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं कि अप्रोच करें इलेक्शन कमीशन को, टाइम पीरियड भी उन्होंने डिफाइन किया इसमें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड और जेरी मेंडरिंग, प्री पोल रिगिंग जी और इन तमाम अमूर के बारे में एमक्यूएम पाकिस्तान पिछले कई महीनों से कहती आ रही है. और पिछले साल खास तौर पर जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो डीलिमिटेशंस में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के अमले और जो डीलिमिटेशंस में जो अमला जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए डीलिमिटेशंस में हेरफेर की गई, जिसका हमने बाकायदा अपील भी दायर की, इलेक्शन कमीशन भी गए और उसके बाद हाई कोर्ट भी गए हम. और उसकी फुलफिलमेंट जो कानूनी तकाजे थे पूरे ना होने की बुनियाद पर, जो हम समझते थे, जिसके सबूत और शवाहिद दिए, इलेक्शन से हमने बाइकआउट भी किया. और फिर उसने आपने देखा कि लोकल बॉडीज के जब इलेक्शंस हुए थे तो डकैतों के हाथों में जो बूथ थे, जो इलेक्टोरल प्रोसेस था पूरा, वो आपने उड़ते हुए देखा, ले जाते हुए देखा, टाइमिंग देखी, लोगों को ठप्पे लगाते हुए देखा. और जिस बेदर्दी से वो इलेक्शंस हुए सिंध में खास तौर पर, उसका आपने मिसाल मेरे ख्याल है गुज़िश्ता 75-70 सालों में नहीं देखी होगी इस तरह खुल्लम खुल्ला. अभी भी मौजूदा हालात में हम ये वाज़ेह तौर पर कहते आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज भी हमने इस बात का इजहार किया है कि जब आप
जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है। नहीं, आज रेहान हफीज वहाँ पर साहब आप इस फैसले में ये लिखा था कि आप अप्रोच करें, ईसीपी को 3 बजे तक का टाइम दिया था और फिर सारी ग्रीवेंसेस एड्रेस करें, जैसे पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, उस पर फैसला आया था और सारे पिटिशनर्स को कहा गया। तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने लिखा भी होगा इलेक्शन कमीशन को, तो अभी भी आप कंसर्न है? आपको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है सिंध में आपको मुयस्सर? यस, वी आर हाईली कंसर्न, वी आर हाईली कंसर्न। अच्छा। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को 15 साल दौर में जिस तरह असर रसूख इस्तेमाल करते हुए आपने जो डोमिनेंस बरकरार रखी अपने सूबा सिंध में, अपने पैसे की, रिसोर्सेज की, फंड्स की हेर फेर की वजह से जो आपने रिसोर्सेज जमा किए और उस रिसोर्सेज के बाद नेटवर्किंग डेवलप की और 15 साल तसलसल के साथ हुक्मरानी करने के बाद एट दिस मोमेंट आपने इतना असर रसूख तो बना ही लिया है ना कि आप कहीं पर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, कर रहे हैं। हम आज भी ये कहते हैं जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इलेक्शन कमीशन और रियासत को भी हमने एड्रेस किया है कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि गैर जानिबदार बुनियादों पर ये इलेक्शन हो तो आप सिंध में खसूसी तवज्जो दें, जहां पर मुख्तलिफ असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पैसे को, रिसोर्सेज को, नेटवर्किंग को इस्तेमाल करते हुए लोगों को डिप्लॉय किया गया है। वहां पर ऐसा ना हो कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन की तरह पोलिंग बूथ लेकर भाग रहे हो, बैलेट बॉक्सेस लेकर भाग रहे हो लोग, और फिर जब पोलिंग का टाइम खत्म हो तो डकैत जो है गाड़ी से उतार के लाकर उसको भरा भराया रखते हैं। आप कह रहे हैं अपने कंसर्न्स पहुंचाएं। हुसैन साहब, आपकी तरफ आते हुए आज ये कोट किया गया इस फैसले में कि ऑर्गेनाइजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स इटसेल्फ, तो और फिर एश्योरेंस आई अटॉर्नी जनरल की और फिर आपके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स की। इसके बाद आपको लगता है कि अब खदशात होने चाहिए और फिर आज फिर से कहा जी कि टाइमलाइन मीट होनी चाहिए ऑफ द 8 फरवरी, तो अभी भी जो कंसर्न्स हैं जिन पार्टीज को, हाउ शुड दे बी एड्रेस्ड? हुसैन मुफ्ती साहब, देखिए, बात यह है कि जो टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दी है। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी टाइमलाइन में रद्द-बदल करेगा किसी भी स्केड्यूल के हवाले से कि वो सुप्रीम कोर्ट को नाराज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इलेक्शन को करवाने के लिए एक टाइमलाइन दी है और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन उस पर कारबंद रहेगा, अपनी पूरी हतलवसा कोशिश करेगा कि इलेक्शन उसी स्केड्यूल के मुताबिक हो, उसी टाइमलाइन के अंदर हो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल मुझे कहा था, अभी मुझे याद आ गया। सही, लेकिन हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खुर्रम हफीज साहब आपकी तरफ भी हम आते हैं इस कंसर्न को लेकर। खुर्रम हफीज साहब, ये बताएं कि पंजाब में जो पीटीआई को थे इस पर एप्रीहेंशंस और उन्होंने कहा हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिया जा रहा, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, और क्या इसके बाद जवाब बाकी रह जाएगा कि वो कह सके कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, या ये जवाब आज खत्म हो गया आफ्टर दिस कोर्ट्स जजमेंट? खुर्रम साहब, देखें, कोई भी पॉलिसी जो फ्रिक्शन की है ना जी, या कोई भी ऐसा बयानिया जो आपको एंटायर स्टेट करे, किसी भी प्रोग्रेस से पॉलिटिकल पार्टी को उस बयानिए तक नहीं पहुंचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब हम गवर्नमेंट में होते हैं तो उस वक्त हमें एहसास नहीं होता, और जब हम गवर्नमेंट से बाहर आते हैं तो लोगों को हम अपनी कारकर्दगी, यानी हमें लोग तो हमारे से ये पूछना था, आप हुकूमत में थे, बताएं आपने क्या किया। तो उस कारकर्दगी को बचाने या छुपाने के लिए बहुत बेहतरीन बयानिया, कोई ना कोई ऐसा बयानिया घड़ लें कि जिससे लोगों को उसके साथ उनको मिलाइन करें, या आप एक सही लफ्ज है कि मॉकरी शुरू कर दीजिए, मॉक करना। दूसरा, हमारे एक कल्चर है कि हम उस बयानिए को फिर अदालतों में लेके जाके, तो जो हमारा इंग्लिश लॉ है उसकी समझ कम लोगों को है, तो उन अदालतों में लेके जाके हम उस बयानिए को अपनी मर्जी के डिसीजंस लेने की हम कोशिश करें। अगर डिसीजन आ गया हमारे हक में, जैसे लॉ के बहुत सारी चीजें ट्विस्ट कर जाती हैं, लॉ बड़ी सारी चीजों के ऊपर स्पेस दे देता है, तो उस छोटे से एक फिक्रे को लेके फिर आगे चला, और अगर डिटेल्ड जजमेंट हम खिलाफ आ गई तो उसी तरह जुडिशरी को भी टारगेट करना शुरू कर। तो हमें अपनी प्रेजेंट मेंटल स्टेट को समझना पड़ेगा कि हम अपनी कौम के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, और हम क्या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ चल रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी है जिस पर हम ये कह सकें कि हमने ये तरक्याती काम किए, या आने वाले दिनों के अंदर हम मुईशत को कैसे अपग्रेड करेंगे। अगर बयानियां सिर्फ यहीं रह जाए कि फ्रिक्शन, इस मामले को खेल, इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे चलाना है, और संजीदगी से हट के
गैर संजीदा अप्रोच आ जाए और उसका असर होता है आपकी नौजवान नस्ल, जिनका आगे फ्यूचर है, करियर है, कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाना है। तो इन तमाम चीजों को देखिए, हम तो ये कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने बयानिए पर फिक्र होनी चाहिए और उनको बयानिए पर फोकस करना चाहिए, और जो पब्लिक है आमत उन्नास को भी उस बयानिए के साथ मिलाना चाहिए कि हम मिनरल्स में ये करेंगे, हमारे पास ये है स्कोप ऑफ इंडस्ट्री का, हमारे पास ये स्कोप है, हमारे पास ये एग्रीकल्चर का स्कोप है, हमारे पास ये आईटी का स्कोप है, और दुनिया इन्वेस्टमेंट यहाँ कब लेके आएगी? जब यहाँ पे अमन होगा, और जब अमन नहीं होगा, अनरेस्ट होगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी और गैर संजीदा रविश होगी, तो कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा भाई? कौन हमारे पास पैसे लगाएगा? तो मैं कंक्लूड करूंगा अपने आर्गुमेंट को कि पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिकल, जी खुरम साहब, हम हैं दौर से गुजर रहे हैं, कैसे टाइम से गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा होगा। आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक और चाइना, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। हमें इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाने की जरूरत है और लोगों को अहमियत देने की और असल चीजें बताने की। हमें ये खेल तमाशे और छोटी बातें छोड़ देनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई से। थोड़ा सा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बयानिया शायद अब ये बनाना चाहिए कि हम कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे और बेहतर कैसे करेंगे मुल्क की मईशत, सिक्योरिटी और दीगर चैलेंजेस को, ना कि ये सब। लेकिन हुसैन साहब, आप कानूनी तौर पे आप बता सकते हैं कि इस फैसले के बाद आज जब कहा गया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और अश्योरेंस ली गई है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड द अटॉर्नी जनरल, तो इसके बाद क्या अगर कोई भी ग्रीवेंस आती है तो ये क्या कंटेंट में जा सकते हैं अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन और द फेडरल गवर्नमेंट? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस फैसले के लीगल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन? देखिए, जो पिटीशन फाइल हुई थी, पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने इसकी एश्योरेंस दी है, और अगर उस एश्योरेंस को अबाइड बाय इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो उसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बात नहीं करेगा, कोई जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं करेगा, कोई ऐसी कंटेम्पचुअस बात नहीं करेगा जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो। मैं फिर कह रहा हूं, वापस आता हूं बयानिए क्यों। जी जी जी, मैं जो मर्जी बयानियां लेके चल रहा हूं और मैं कहूं कि मुझे हर तरीके वो जो फैसिलिटेशन है वो पब्लिक में हमें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इन तमाम बयानियों को रद्द करना चाहिए और उनको संजीदगी के साथ पार्टीज के ऊपर, लेकिन पार्टी कमजोर हैं। अच्छा खुरम साहब, मैं आपकी आप तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंची। मैं इस मौके को आपके दोबारा इस सवाल से आता हूं, लेकिन हुसैन साहब आप जो बयान कर रहे थे वो बड़े, आप कह रहे हैं कि ऐसा मौका ही नहीं आएगा हुसैन मुफ्ती साहब के ये कंटेंट की तरफ जाए मामलात। अभी आपने सुना कि एमक्यूएम के नुमाइंदे वो कह रहे हैं हमें अभी भी एप्रीहेंशंस हैं एट द इलेक्टोरल प्रोसेस, सबको होंगे अपने अपने तहफ्फुज़ात, लेकिन क्या अब इनके लिए टू एड्रेस द फोरम, आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यू शुड अप्रोच इलेक्शन कमीशन, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कि सोशल मीडिया। क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को जिनको ग्रीवेंसेस हैं? सर ऐसा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब उन्हें ग्राउंड पे अपनी सिचुएशन का अंदाजा होता है तो इस तरह का बयानिया वो बना लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह, जैसे पहले भी मेरे भाई ने कहा कि अपने बयानिए पे तवज्जो देनी चाहिए। पहले इनको तोलना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। इस तरह का बयानिया बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जिसमें इदारों का तसादम हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें इलेक्शन जो है वो उस पर कोई क्लाउड्स आ जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी दानिश में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के परस्यूट में है और इंशाल्लाह वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की डोमेन है उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नज़र नहीं आएगी जिससे इलेक्शन पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा सके। ठीक है। और आमिर हसन साहब, आपकी तरफ आते हुए रेहान हाशमी साहब ने कुछ कंसर्न्स कहे थे कि सिंध में हमें इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड पे शकूक व शुबहात या खदशात हैं, और आपने सुना भी होगा उनको क्योंकि आपकी पार्टी है सिंध में, रूलिंग पार्टी भी रही है। प्लीज आप एड्रेस कर सकते हैं इन कंसर्न्स या आप जवाब देना चाहें तो प्लीज आमिर हसन साहब। देखिए, हम हुकूमत में नहीं है, निगरान हुकूमत बन चुकी है, जो कि गवर्नमेंट आई है वो इन्हीं की
तजवीज़ के ऊपर वो बनी है। और अगर आज कोई हुकूमत में मौजूद है तो वो MQM में सिंध में इनका गवर्नर है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस हैसियत में, एक आदत है इन्हें और वो आदत से मजबूर है। अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे, लेकिन बहरहाल इनकी हमेशा से आदत रही है कि इन्होंने सिर्फ तनकीद करनी है। MQM वाहिद जमात है कि ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हुकूमत में रही है। जनरल ज़िया के साथ ये थे, मोहतरमा की हुकूमत में ये थे, मियाँ साहब की हुकूमत में ये थे, फिर उसके बाद मुशर्रफ की हुकूमत में ये थे, इमरान खान की हुकूमत में ये थे, मियाँ शफात शरीफ की हुकूमत में ये थे। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस हुकूमत में भी रहना उकताए हुए रहना। तो मैं इन्हें क्या कह सकता हूँ, गवर्नर इनका है और अगर ये कराची के इलेक्शन से बाइकआउट करके इलेक्शन से राय फरार हासिल करते हैं तो कैसे इनकी हुकूमत बनती? भाई आप इलेक्शन प्रोसेस से भाग जाएं तो फिर उसके बाद गिला करें कि भाई हमसे मैंडेट छीन लिया गया है। तो बात ये है कि आपको लोगों में आना पड़ेगा। पिछली दफा हमने नहीं आपसे मैंडेट छीना, पीटीआई आए और उसने आके आपसे सारी सीटें ले ली। अब आप आज कल आपने जब से अपने बानी चेयरमैन से राहें जुदा की हैं, जिन्हें कल तक आप सब कुछ मानते थे, पीरो मुर्शिद मानते थे, आज उनका नाम नहीं लेते, उसके बाद आपका ये हाल हुआ है। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमसे तो ना लड़े, हमने तो हमेशा आपको रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट में ये इवन मियां आपने बात की कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं, बल्दियात में तो उन्होंने किया था बॉयकॉट, आपको लगता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये बॉयकॉट करेंगे? और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, ये इज इट अ कॉल टू बॉयकॉट या ऐसी प्रोबेबिलिटी है आपको लगता है? नहीं जी, हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है और ना हम तवक्को करते हैं कि ऐसा वैसे ऐसी फैसला करेंगे। हमने इनकी उस वक्त भी मिन्नतें की जब इन्होंने कराची के इलेक्शन से, बल्दियाती इलेक्शन से उसका बाइकआउट किया, तो हमने इन्हें कहा कि इन्हें इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। और इनकी रिजर्वेशन पीटीआई से रही है जिन्होंने इनकी सीट्स छीनी है। हमसे पता नहीं क्यों ये लड़ाई करते हैं। हमने तो इन्हें, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट गवर्नमेंट में भी हम इन्हें गवर्नमेंट में लेके आए हैं, हमने अपनी गवर्नरशिप इन्हें दी, अदरवाइज वो हमारा राइट था जिस पे ये आज तक बैठे हैं, हमने दे के इन्हें गवर्नमेंट में लेके आए। लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारे दोस्त हमेशा हमारे हर एहसान का जवाब गिलों में देते हैं, बदजुबानी से देते हैं हर वक्त। मेरे ख्याल से सियासत में ये भी काम नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे रुदाली का किरदार अदा करें, रोना रोना और फकत रोना। मेरे ख्याल से आइए अवाम के दरमियान चले। आप अगर अवामी जमात है तो मुकाबला करें। भाई हम तो आपके साथ मुकाबले पे हैं, हम तो सियासत कर रहे हैं। ना आज हमारा वजीर आला है, ना हमारा गवर्नर है, ना हमारी हुकूमत है। आपके ही साथ मुशावरत में गवर्नमेंट बनी है। इलेक्शन कमिश्नर पे हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी हैं, हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम इस तरह रोकते नहीं हैं। हम उन्हें कानूनी तरीके से लेटर लिखते हैं और तवक्को ये रखते हैं कि वो इसे हल करेंगे। और अगर उनसे जितना भी हल हो जाए वेल एंड गुड, हम उनके साथ कोई मुआज़रा ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे ना रेहान हाशमी साहब, क्या ये आपने रेहान हाशमी साहब साथ हैं हमारे? जी जी मैं साथ। रेहान हाशमी साहब आप सुन रहे हैं आमिर हसन साहब जो कह रहे हैं, फिर दूसरे आप कह रहे हैं रोने की सियासत है, दूसरा वो सर ये बाइकआउट का चांस तो नहीं है कहीं आप ग्राउंड बना रहे हैं? क्योंकि ये पीपल्स पार्टी हम चाहते नहीं आप बाइकआउट करें, आप मैदान में आए लड़े हमसे। जी मैं रिस्पॉन्ड कर दूं चीजों को, चंद चीजों जो मैं सुन सका हूँ। देखिए ये तो आप पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि आवाम को गुमराह करती रही है हमेशा से, और 15 साल से सिंध में हुकूमत करने वाली जमात कि जिसको सोशल मीडिया और मीडिया भी दिखाता रहा है, मुतलकुल अन्नान जो कि डोमिनेंस करती रही है सिंध में, उसने क्या असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, कि रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं की। और ये गुमराहकुन बयान जनरल ज़िया के साथ जरा बताएं कौन सी हुकूमत की, जरा एमक्यूएम की, जरा लोगों को बताएं ना। तमाम हुकूमतों में जी जनाब हम ही है इनका सहारा लेने के लिए, हमारे कंधों का सहारा लेने के लिए, पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हो, हमारे पास ही आती थी, आप ही आते थे अपनी हुकूमत साजी के लिए। कमी है वो, जी हाँ बिल्कुल सहारा बनते रहे। और ये एक और चीज बयान में मुकम्मल कर लूं बात, गवर्नर क्या हुकूमत है या रियासत का नुमाइंदा है? कौन सी हुकूमत? गवर्नर तो सिंध का गवर्नर है और वो एमक्यूएम ने नॉमिनेट जरूर किया है। आप कोई चौधरी अच्छा ले आते भाई, लेकिन रेहान हाशमी साहब क्या बाइकआउट भी कर सकते हैं? मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव पावर्स रखता है, जिसके पास सूबे के तमाम मिनिस्ट्रीज कैबिनेट की पावर्स होती हैं। क्या ये बयानिया क्या पंजाब में जाके ये बयानिया देंगे कि हम लाहौर में जाके ये बयानिया देंगे कि हम लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे? कराची में वो शहर बना दिया इन्होंने जहां पर हर दूसरे दिन बच्चा गटर में गिरकर मरता है और लोग रोते हैं। किसके पास है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड? ये तो वो जमात है कि जो आर्टिकल 140 लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट की
जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है उसको देने से कासिर है। ये तो वो जमात है जो कि 10 साल से अरमान सिंह का पैसा रोक के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? रेहान साहब, मेरा जो सवाल है सर, रेहान साहब ये भी बता दें कि आप क्या बाइकॉट की तरफ जा सकते हैं सर? कि बाइकॉट नहीं कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं ना, हम तो जमहूरी अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। आमिर हसन साहब आप साथ में जी, आमिर हसन साहब आप ये बता सकते हैं सर, इन्होंने कहा जनरल जिया के साथ आप गवर्नमेंट में रहे, ये सवाल उन्होंने पूछा और वो कह रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट करें इस बात को, और वो कह रहे हैं आप आए हमारे पास, हम नहीं आए गवर्नमेंट की बात मुकम्मल ही नहीं है। आमिर साहब मैं आखिरी बात कर लूं, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में इनका कराची का मेयर था और पूरी सपोर्ट थी, उसी तरह जनरल जिया के दौर में फारूक सत्तार साहब मेयर थे और उन्होंने पूरी सपोर्ट थी। और ये इनका ये कह, देखिए मैं मुझे नहीं पता कि इनकी क्या हर वक्त हमसे गिले हैं, हमने तो कभी इनके साथ बुरा नहीं किया। हाँ, इन्होंने हमारे 12 मई को वर्कर शहीद किए, हमारे साथ जुल्म सितम किया। हम तो ना लड़ाई चाहते हैं ना लड़ाई करना चाहते हैं। आप खुद ही हमेशा कराची आपके कंट्रोल में रहा और गटर के ढकने हमने नहीं लगाए। हमें तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं ये कराची की बल्दियाती गवर्नमेंट में आए हुए। आप तो भाई सारी जिंदगी कराची के फंड्स भी आप लेते रहे, हमारे साथ सूबाई हुकूमत में थे, आप कराची में किसी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होने देते, सारे फंड्स आप लेते थे। आपने क्यों नहीं कराची को डेवलप किया? डेवलपमेंट में उसके क्यों रुकावट रहे हैं? आपने कहा था कि कराची हमने बड़ा बना दिया है मुस्तफा कमाल के दौर में, फिर मुस्तफा कमाल आपसे अलहदा हुए तो आपने बताया वो करप्ट था, वो पैसा खा गया है सारा। आपको तो समझ नहीं आती कि आप किस वक्त किसके साथ हो। आप कल तक अल्ताफ हुसैन को सब कुछ समझते थे, आज आप उसे गद्दार समझते हैं। अब आपका क्या किया जाए भाई? आप किसी टिक के बैठते ही नहीं है। एक तरफ आपका स्टेबिलिटी होनी चाहिए कोई नजरियात के अंदर, तो भाई अपनी लड़ाइयां अपने साथ लड़े, हमारे साथ मुकाबला करें। हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, ना हमारी आपसे कोई लड़ाई है। अच्छा, ये इस बात से आगे बढ़ते हुए एक अहम पहलू पर आप मुझको तो टाइम नहीं दे रहे। जी रेहान राजवी साहब जवाब दें, रेहान राजवी साहब प्लीज। जी रेहान राजवी साहब प्लीज जवाब दें। जी रेहान साहब आप जवाब दे दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी रेहान राजवी साहब जी जी रेहान राजवी साहब कर रहा हूँ कि देखिए इनका रोना गाना तो आप सुना रहे हैं जो कि लॉजिकल नहीं है। मैं तो आपको लॉजिक दे रहा हूँ, सबूत और शवाहिद की बात कर रहा हूँ कि बल्दियाती गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये वही बल्दियात है कि जिसकी मिसालें दी जाती हैं। उसके बाद तो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट आपके पास थी। 2021 का कानून जब आपने खत्म किया, 2013 के लेकर आए, लंगड़ा लूला बल्दियाती माजूर निजाम। मैंने तो लॉजिक की बात की। आप इतने हमदर्द है ना, तो आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों रोका हुआ अरमान सिंह का? आप इतने हमदर्द हैं तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्यों नहीं करना चाह रहे? आप इतने सिंसियर हैं तो एमक्यूएम से मुआहदे दस्तखत करने के बाद मुकर क्यों जाते हैं? आप क्यों नहीं उन दस्तखतशुदा मुआहदों के ऊपर, मुतालबात के ऊपर अमल दरामद करते हैं? क्यों झूठ और फ्रेब देते हैं? आपका बयानिया ये होगा क्या कि लाहौर जाकर आप कराची जैसा लाहौर बना देंगे? नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपके पास बयानिया ही नहीं बोलने का। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज देखें, बल्दियात के मामला हो चाहे दीगर मामला हो, फिर एमक्यूएम के पास क्यों आते थे आप हुकूमत साजी के लिए? मैं तो अर्ज ये कर रहा हूं, हमारी लड़ाई रहेगी, अवाम के लिए रहेगी लड़ाई। और आप उस लेगेसी से बाहर आ जाए ना भाई, अल्ताफ फोबिया से बाहर आ जाएं। मौजूदा एमक्यूएम की बात करें, मौजूदा एमक्यूएम खड़ी हुई है और आपकी चीजों को एक्सपोज कर रही है। वहां पर तो आप किसी ना किसी को भेज दिया करते थे, अपनी डीले कर लिया करते थे। और आज भी आप लंदन के बाइकआउट के साथ इत्तेहाद कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है ये कि किसी तरीके से ये हो जाए ताकि कराची में, और कराची की जो बल्दियाती इंतखाबात जीत कर बैठे हुए हैं, ये जहां से 40,000 वोट मिला करते थे ना, वहां से चंद हजार वोटों में अगर जीत कर आए तो बहुत बड़ा कमाल किया। ये कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज कराची 4 साल से बल्दियात इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर इनका, मेयर भी इनका। क्या कमाल कर दिया, क्या बेहतर कर दिया। तमाम इदारे इनके पास, लोकल बॉडीज, डिप्टी कमिश्नर, एसबीसीए, सॉलिड वेस्ट, तमाम चीजें आपके पास। ठीक है, ये रेहान साहब का जवाब आया। मैं मुझे थोड़ा जी रेहान साहब आपकी बात आई हम तक पहुंची। आपने जो कंसर्न्स रेज किए रेहान साहब, फाइनेंस कमीशन 10 सालों से यो पॉइंट रेज है रेहान साहब जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस पे सवालात हैं, आमिर हसन साहब ने भी बहुत से अहम सवालात हैं, बयानिया की बात हो रही है, तो मैं इस पर हुसैन साहब आपकी तरफ और रोकड़ी साहब आपकी तरफ। रोकड़ी साहब पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। आज एक बयानिया सोशल मीडिया पे साइफर केस में जमानत के बाद जो हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं पीटीआई के, उन्होंने गढ़ दिया है, वो उन्होंने गायबाना जलसे, वर्चुअल जलसे वो तो कर ही रहे थे, और ये साइफर केस में जमानत के बाद तो आज उन्होंने साबित ऐसा लग रहा है कि कर ही दिया जी कि टेबल्स हैव टर्न्ड और वो अब जो है दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे या हो जाएंगे। इस तरह की कोशिशें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। सर प्लीज ग्राउंड रियलिटी बताएं रोकड़ी साहब, क्या हुआ आज के इस बेल के फैसले के बाद, और क्या वाकई में इम्कानात रोशन हो गए दोबारा? क्या मामला है, क्यों इसे सोशल मीडिया पे शोर मचाया जा रहा है? रोकड़ी साहब।
अच्छा रोकड़ी साहब, आपकी ऑडियो शायद म्यूट है, प्लीज माइक अपना ऑन कर दें। ऑडियो चल रही है? जी जी, आप ऑडियो ऑन है? जी बोले, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, फरमाएं। अच्छा, असल जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि शाह महमूद साहब की जमानत, दूसरी जमानत जो है उनकी, तो अभी वो तो एक ऐसी चीज है कि वो आप उसको क्लैरिटी नहीं लेके जा सकते। सोशल मीडिया को छोड़ें, सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या करते होता है। शाह महमूद साहब जब बाहर आते हैं तो अब पार्टी चेयरमैन कौन होगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि पॉलिटिकली शाह महमूद साहब एक फिगर है, तो उनकी एब्सेंस में गौहर खान साहब को चेयरमैन बनाया गया। तो कल से मेरे ख्याल में ये चीज शुरू होगी और आगे क्या चलती है वो एक नया पॉलिटिकल केओस शुरू हो सकता है इनके आपस में माबैन, ये नजर आ रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि विद इन द पार्टी पॉलिटिकल कुछ शुरू हो जाएगा इस वक्त गौहर साहब और शाह महमूद साहब के बीच में? जी सर, देखे ना, देखे इस सारी चीज में जो समझने की चीज है कि शाह महमूद साहब बाहर आ जाए, उनकी जमानत हो जाएगी। अब शाह महमूद साहब बाहर आते हैं तो वो थे पार्टी के सेकंड इन कमांड, वाइस चेयरमैन थे। अब उनकी, क्योंकि वो जेल में थे तो गौहर खान साहब उनकी जगह पे आ गए, तो डिजर्विंग, यानी बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम बात करें तो पॉलिटिकल फिगर तो है शाह महमूद कुरैशी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ विद इन देयर पार्टी? अब वहां पे चेयरमैन कौन होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ये एक नई चीज हो सकती है कल से या परसों से। अच्छा, और जो इनका अपना मुस्तकबिल है इमरान खान साहब का, वो तो अभी आपको क्या नजर आता है विद इन जो उन पे मुकदमात हैं कायम, ही विल नॉट बी आउट सून बिफोर द इलेक्शन? जी नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए कोई भी ऐसा रास्ता निकलेगा कि जिसपे वो बाहर आए। और एक केस ठीक है, और फिर जो पीटीआई दुहाई देगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, इलेक्शंस के बाद दुहाई देगी, और क्या आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड ही कुछ कर पाएंगे पंजाब में, सिंध में, दीगर सूबों में? नहीं, देखे ना, उन्होंने ऑन ग्राउंड जो रास्ता अडॉप्ट किया, आप उसको देखिए। उन्होंने रास्ता ये अडॉप्ट किया है कि वकला में ऐसे वकला होते हैं जो कि वकील से सियासतदान बनते हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल लॉयर। प्रोफेशनल लॉयर जो होते हैं वो अपनी फीस लेके केस करते हैं। अब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट काम हुआ है कि इन्होंने प्रोफेशनल लॉयर्स को अपनी पॉलिटिकल गेम के अंदर इंडल्ज किया, जबकि वो इनके लॉयर्स हैं ऑन केस। तो अभी ना उन्होंने उनको मूव करके अपनी पार्टी के अंदर ले आके इन्होंने कोशिश की आगे लाने की, जो ये कामयाब नहीं हुए। क्योंकि लॉयर्स कितने आएंगे, लॉयर्स अपनी चीज को बड़ा संभालते हैं और प्रोफेशनल लॉयर बड़ा अक्लमंद होता है, वो एक लिमिट से आगे क्रॉस नहीं करता कभी भी। अब एक नया इनका चीज यह है कि ये खवातीन को, जो इनके लोग हैं, जो सेकंड जो इनकी ग्रेड की लीडरशिप है, कि अगर उसके पेपर्स किसी वजह से रिजेक्ट होते हैं तो अपनी बीवियों को, बेटियों को लेके आए। फिर अनफॉर्चुनेट हो रहा है, पॉलिटिक्स जो है वो एक संजीदगी के साथ एक सीरियस मिजाज में नहीं जा रही। आप फ्रिक्शन, आप एक हर्डल के बाद दूसरी हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं। आप पॉलिसी अपनी को तब्दील नहीं कर रहे, अपनी बयानिए को तब्दील नहीं कर रहे, और आप अपना बयानिए को तब्दील करते कि आपको जिस चीज की जरूरत थी राइट फ्रॉम द डे ये लॉन्ग मार्च इन्होंने स्टार्ट किया, उस दिन से उस एक जो फ्रिक्शन है, ये सारी चीज को बढ़ाया जा रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और ये बेहतर नहीं है ना इनके लिए ना मुल्क के लिए। ये है एक न्यूट्रल अदल की बात। नहीं सर, ये जो न्यूट्रलिटी की बात है या फ्रिक्शन की बात है, क्या अभी भी सबक नहीं सीखा होगा आपको लगता है, या ही विल कंटिन्यू विद दैट कि ये जो पार्टी है उसी रविश में जाएगी? देयर इज नो साइन, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि इन्होंने कुछ सबक सीखा, या ये अपनी किसी गलती को गलती माने, या ये समझ जाएं कि हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी थे इस मिशन और इस एम के साथ कि हम इस्लाहात लेके आएंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, पाकिस्तान को अपग्रेड करेंगे, और हम महरूमियां जिनको हमने आज उजागर किया कि ये तमाम गलतियां बाकी पार्टीज में हैं और हम आके ये ठीक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बिल्कुल एक और राउट लिया, एक और रास्ते पर चले, और वो रास्ता ये पाकिस्तान ने पहले नहीं देखा। एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक बयानिया खड़ा किया जाता है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ के अंदर है, एक दो शख्सियात ने ये खड़ा किया, ये करते हैं, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, बातों की हद तक होता है, और फिर वो बयानिए को तब्दील कर लेते हैं। ये एक गेम जारी रहती है पाकिस्तान में। लेकिन जिस तरीके के साथ इस वक्त एक एंटायर एस्टेब्लिशमेंट से क्रिएट होता वो एंटायर स्टेट बयानिया बन चुका है,
उससे कोई वापसी भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, आज जो फैसला आया है इस वक्त साइफर का हवाले से बेल का, इस फैसले को हुसैन मुफ्ती साहब आपके सामने रखना चाहेंगे। इसमें जो बात जो अहम तरीन सामने जो पैरा 6 में आया गया, जी वी therefore are of the tentative opinion that there are not reasonable grounds for believing at this stage that the petitioners have committed the offence punishable under clause B of section 5(3) of the act, but rather there are sufficient grounds of further inquiry into the guilt of the said offence, which is to be finally decided by the learned trial court. यानी एक तरफ तो ये कहा गया जी कि we are of the tentative opinion that there are no reasonable grounds, फिर आगे लिखा गया in the last concluding para के needless to mention that the observation made in this order are of tentative nature which shall not in any manner influence the trial court. तो सर ये जो आज का फैसला है, क्या ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी पैराग्राफ्स हैं, या जो कहा गया कि इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रायल कोर्ट, विल इट इन्फ्लुएंस द ट्रायल कोर्ट? क्योंकि पहले शुरू में कहा गया कि टेंटेटिवली लग नहीं रहा कि जो जुर्म हुआ है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। व्हाट इज योर लीगल ओपिनियन हुसैन साहब? देखिए, बात यह है कि जो बेल के ऑर्डर्स होते हैं, अगर ये कंक्लूडिंग पैरा ना भी लिखा हो कि ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ट्रायल कोर्ट को, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि जो बेल का ऑर्डर है, चूँकि एक इंटरम मेजर होता है, आर्जी एक अरेंजमेंट होता है, तो इसलिए वो फाइनल वर्डिक्ट पे असरअंदाज नहीं होता। उसकी एक रीज़न ये है कि अभी जो बेल का ऑर्डर हुआ है वो एविडेंस देख के नहीं हुआ जो ट्रायल कोर्ट में हुई है। जब ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी तो वो उस एविडेंस को देखेगी जो ट्रायल कोर्ट में एड्यूस हुई है या ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने लीड की है। अभी तो जो 173 की रिपोर्ट है जो पुलिस ने या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सबमिट की है, उसकी टेंटेटिव असेसमेंट करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। मैं ये बात बताता चलूँ, मुझे बसा औकात बहुत अफसोस होता है कि हमारे यहाँ 3 सतून हैं रियासत के, तीनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइन ने बिल्कुल वज़ा किया है कि हर आर्गन या हर सतून अपने पैरामीटर्स में रह के काम करेगा। तो जुडिशरी को अपना काम करने दें, इंतज़ामिया को अपना काम करने दें, और जो लोग इस परस्यूट में हैं कि वो मुकन्नना का हिस्सा बने, उन्हें अपना काम करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं चूँकि मनपसंद फ़ैसला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ठीक नहीं किया। आज इन्होंने एक पार्टी के लीडर के बारे में फ़ैसला आया तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। हमें अपने इदारों को इसी नज़र से देखना चाहिए कि वो दुरुस्त सिमत में आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। ऐसा कतन नहीं सोचना चाहिए कि एक फ़ैसला जो है हमारी मर्ज़ी का आ गया है तो हम उसमें खुशी मनाएं, और अगर हमारी मर्ज़ी का नहीं आया तो हम उस इदारे को तनकीद का निशाना बनाएं। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अपने आइनी हदूद में रह के काम कर रही है, बिल्कुल आज़ाद अदलिया है, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें किसी किस्म का इन हालात में कोई प्रेशर होता तो ऑब्वियसली ज़मानत ना होती। ज़मानत साइफ़र केस में होने का मतलब ही ये है कि बेसिकली आइन के तहत अदलिया काम कर रही है, आज़ादाना तौर पे काम कर रही है, और अदलिया को इसी नज़र से देखना चाहिए। आज हुसैन साहब जो आपने बात की बड़ी अहम है कि हमें इंस्टीट्यूशंस या जो सतून है उनको काम करने देना चाहिए, उसमें रखने नहीं डालने चाहिए। आज जो दोनों फैसले आए, इससे पहले वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे आपसे इलेक्शन के हवाले से, वो भी एक तरह से देखा जाए तो जो उनके कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया गया और अर्जेंट बेसिस पे कहा गया कि एड्रेस किया जाए, और यहाँ पर भी आप देखें तो यही मामला हुआ है। तो इस पर तारीफ है, और अगर ये फैसले खिलाफ आते तो यही ऑनरेबल जजेस को या कोर्ट्स को या इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा था ऑन द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पॉपुलर फैसले नहीं करने होते। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अगर अपना मुकन्ना में आने के लिए इलेक्शन लड़ना है तो वो एक पॉपुलर नारा लगाएंगे। इसी तरह वो आज तक ख्वाब दिखाते आए हैं अवाम को कि आज हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन किया धेले का काम भी नहीं है इन्होंने। बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई काम कर रही है तो वो आइन के मुताबिक करेगी, वो आइन की तशरीह करेगी, लॉ की तशरीह करेगी, वो किसी बंदे की मंशा के मुताबिक काम नहीं करेगी, ना वो अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करेगी। एक बात सबको समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट
पॉपुलर ओपिनियन को नहीं देखती, वो सिर्फ आइन को और कानून को देख के उसकी तशरीह करती है। या अगर जैसे ये साइफर केस में एक ऑब्वियसली फाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, उस फाइल में जो भी मवाद होगा उस मवाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है। अगर हम ये सोचें कि एक पार्टी के हक में फैसला आ गया या दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ आ गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कोई अच्छी पार्टी है ना कोई बुरी पार्टी है। अच्छा, ना कोई सर इसमें ये बताते जाएं प्रोफेसर साहब कि ये तो दुरुस्त हो गया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन डिलिमिटेशंस के हवाले से जो अहम तरीन मामला था, उसके बाद उसमें जिसमें कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था। आज के इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द डिस्क्रिशन एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट इन डिक्लाइनिंग बेल टू द पिटिशनर इज found to have been exercised perversely, that is against the weight of the material available on record of the case which warrants interference by this court। अच्छा, इसको बुनियाद बनाकर भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या ऑनरेबल जजेस को टारगेट किया जा रहा है। जो आप बात करें एग्जैक्टली वही हो रहा है। इस पैरा को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर, इन लाइंस को? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक अदालत है वो फैसला करती है, आपको पसंद नहीं आता, आइन और कानून में एक रेमेडी दी हुई है कि आप अगली या बड़ी अदालत में चले जाएं। बड़ी अदालतें इसी वजह से बनाई गई हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई सुकम रह जाता है किसी फ़ैसले में, या फ़ैसले से कोई अग्रीव फील करता है या वो समझता है कि फ़ैसला जो है गलत है, तो बड़ी अदालत में जाने का जो एक रूम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। अगर फ़र्ज़ करें कि सिविल कोर्ट ही सारे फैसले दुरुस्त करे तो सुप्रीम कोर्ट में तो कोई केस नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के वजूद की ज़रूरत भी नहीं है, इसी तरह हाई कोर्ट के वजूद की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली ये जो 4 या 5 टीयर्स होते हैं कि अच्छे तरीके से एक मुकदमा थ्रैश हो जाए ताकि इंसाफ के सारे तकाज़ों को पूरा किया जाए। अगर आप ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया तो आप सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें। उन्होंने अपनी दानिश के मुताबिक ठीक फैसला किया होगा। आपको ग्रीवियंस है उस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। आपने सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में रजू किया, आपको रिलीफ मिल गया, वेल एंड गुड। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बड़ी अदालतें इसीलिए बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं कि अगर निचली अदालतें फैसला ठीक नहीं करती या आपको उससे ग्रीवियंस है तो आप बड़ी अदालत से रजू कर लें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम इंतखाबात पर और मुस्तकबिल के मंजरनामे पर मजीद कानूनी अहम मामलात पर सवाल उठाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आज 2 अहम तरीन फैसले जिन पर आज गुफ्तगू हो रही है। हम आज इस प्रोग्राम में इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, इन फैसलों पे बात भी हो रही है। एक तो आज इलेक्शंस के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी कॉम्पिटिशन। मजीद इन्वर्टेड कॉमास में कहा गया जी कि ऑर्गेनाइजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द रिजल्ट इट्सेल्फ। इसके साथ साथ आज साइफर केस में भी बेल के हवाले से एक अहम फैसला आया और उसमें कहा गया जी कि ये जो फैसला है जो हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन था उसके हवाले से कुछ कमेंट्स आए और फिर ये कहा गया जी कि वी आर ऑफ द टेंटेटिव ओपिनियन दैट देयर आर not reasonable grounds of believing that at this stage that the petitioners have committed the offence punishable under clause B of section 5 sub clause 3। और इसके बाद ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि ये जो है मामला ये इंटरफेयर या फिर इस वक्त सब प्रीजुडिस ना बने ट्रायल के अंदर, जो ट्रायल कोर्ट में इसका ट्रायल चलना है। इस हवाले से आमिर हसन साहब, आपके नज़दीक, क्योंकि जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बड़ा ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, उन्होंने एक खदशे का इजहार भी किया था कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद कोई एक जमात धरना दे या एहतजाज करे और फिर पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठाए कि ये गलत था और फिर हम मजीद डिस्टेबलाइज हों। क्या आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता ऐसे कंसर्न अब हैं या एवरीथिंग इज बीइंग एड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली? आपको क्या लगता है आमिर साहब? देखिए, तवक्को तो यही है कि आजादाना होने चाहिए। मैंने पहले कहा कि प्री पोल रिगिंग के बारे में हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो हम सिर्फ ये चाहते हैं
कि इलेक्शन डे रिगिंग की तरफ ना जाया जाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे होने वाले तमाम इलेक्शंस पे सवालात उठते रहे हैं और खुद इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात उठते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो एक सही सफर शुरू होगा जमहूरियत की तरफ। और जो अभी पहले फरमाया भी गया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि सबने अपना अपना काम करना है, पार्लियामेंट को अपना काम करना है जो कि लेजिस्लेशन है, और जो जुडिशरी है उसे काम करना है, उसने लॉ को इंटरप्रेट करना है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसने सारी पॉलिसीज को और गवर्नेंस के मामलात को ठीक करना है। लेकिन ये कहा जाना कि पॉलिटिशियंस ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने देने का काम नहीं किया और जुडिशरी ने किया है, तो मैं तो नहीं समझता। आज के सारे जजेस फुल कोर्ट के अंदर बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने आइन की बेहुरमती की है, आइन के साथ जुल्म और ज्यादती की है, आइन को तोड़ा है, आइन को तोड़ने वालों को तहफ्फुज़ दिया है, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम को का जुडिशल मर्डर किया है, इन्होंने पाकिस्तान में हर आमरीयत का साथ दिया है, इन्होंने लोगों के हकूक के लिए नहीं पसे पर्दा कुव्वतों के लिए काम किया है। तो जुडिशरी के इतने अच्छे नहीं है क्या हालात कि हम जुडिशरी की तारीफ करें और दूसरे इदारे को जो कि मोतबर और अवामी इदारा है उसके बारे में ये रिमार्क्स पास करें कि उसने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से आमिर साहब हमें यानी हर जगह मीडिया में भी और हर जगह ही अच्छे और बुरे परफॉर्मेंस रहे हैं, पॉलिटिशियंस और एग्जीक्यूटिव ने परफॉर्म भी किया है इसी तरह। तो वी कैन नॉट, हम पूरा ब्लैंकेट तो नहीं कह सकते कि एवरीवेयर दे आर। मैं यही करना चाह रहा हूँ, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, हर एक में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। पॉलिटिशियन से उतना काम नहीं हुआ होगा जितना उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने कुछ किया है, मुल्क को आइन दिया है, मुल्क के अंदर एटमी प्रोग्राम लाए हैं, मुल्क के लोगों के लिए जद्दोजहद की है, मुल्क को जमहूरियत दी है, या मुल्क के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो भी सियासतदानों की वजह से कमियां हो सकती है। इसी तरह जजेस में अच्छे भी आते रहे हैं, लेकिन ज्यादा तारीख हमारी स्याह रही है और ये अब एडमिट भी किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसकी तवक्को है कि ये बेहतर होंगे, अगर ये बेहतर हुए, एक अच्छी पार्लियामेंट आई, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट आई जो ताकत का चश्मा अवाम को बनाएगी, तो एक नई बहस का आगाज हो सकता है। हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर के तहत एक डायलॉग का आगाज कर सकते हैं। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर के हर इदारा अपना काम करे। ये नहीं हो कि पार्लियामेंट आके जजों को कंट्रोल करना चाहे और जजेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स के जाके चीफ जस्टिस छापे मारता फिरे और गवर्नेंस वाले जो हैं वो अपने काम। तो मैं समझता हूँ सब अपना रोल प्ले करें। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़ी मुसीबत है वो पाकिस्तान के अवाम तंग है। ये वाहिद रियासत है जहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो रियासत के खर्चे पे पल रहे हैं। सदर पाकिस्तान से लेके सरकारी मुलाजमीन तक उन्हें घर, तनख्वाह, पेट्रोल, मुलाजमीन स्टेट देती है और गरीब आदमी स्टेट को टैक्स देता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, और जिसे टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान के अंदर तो अब इसकी जरूरत है। लोग जब ये देखते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ओहदेदार, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े जर्नल्स, इनकी इतनी बड़ी कोठियां हैं, इतनी मराहत है और गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो क्या स्टेट इतने जोगी है कि वो इन्हें इतनी सहूलतें दे? वो स्टेट इन्हें पाले और स्टेट को पालने के लिए गरीबों के ऊपर टैक्सेस लगे, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बहुत से सवालात हैं जो इस पार्लियामेंट को एड्रेस करने हैं। तो हम तो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान चाहती है जिसके अंदर हर इदारा अपना काम करे। इसीलिए हमने कभी किसी इदारे के डोमेन के अंदर ना तो जाके हमने दखल अंदाजी की है और ना हमने स्मूथ फंक्शनिंग में कभी कोई रुकावट की है और ना ही हमने इदारा जाती जंगें लड़ी, कभी हमने जजों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आप बात ही कर रहे हैं रियासत की, स्टेट और तमाम सुतूनों की, तो आमिर साहब क्योंकि रेहान हाशमी साहब भी साथ हैं, ये भी बताते जाएं क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया इन द 18th अमेंडमेंट कुछ चीजें अमेंड करने की और बात की है कि मोर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो ये क्योंकि आप बात कर ही रहे हैं स्टेट फंक्शनिंग की, रियासत की और सतूनों की और फिर आइन की, तो आप लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली क्या कमेंट करते हैं इसके ऊपर प्लीज आमिर साहब? देखिए, बिल्कुल जरूरत है, मैं कभी भी नहीं कहता। मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि जमहूरियत की दुनिया में 2 तारीफें राइज है। एक तो है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, ये है आपकी मरकजी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट। एक है पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये है लोकल गवर्नमेंट।
मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले दौर के अंदर वो जो स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ काम किया है और इख्तियारात को सुबह तक हमने डिवॉल्व किया है। मानते हैं, हो सकते हैं कमियां कोताहियां हो, कब हम कह रहे हैं हद आखिर है हमने सारा काम कर लिया। हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे, आइए पावर करते हैं हम लोकल गवर्नमेंट्स को, लेकिन उसके साथ आपको हिस्सा होना पड़ेगा ना। आप अगर इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे और फकत सिर्फ तनकीद करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, तो फिर तो मामला हल नहीं होंगे। हिस्सा बने डेमोक्रेटिक सिस्टम का, आइए बल्दियाती इलेक्शन, उसके बावजूद हमारे साथ बैठे। अगर आप कहते हैं कि हमने कोई काम ही नहीं किया, आपके पास तो सिर्फ कराची के ऊपर आप सिर्फ बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं। कराची में भी पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ा एशिया का ट्रॉमा सेंटर दिया है, NICVD दिया है, इलाज की मुफ्त सहूलतें दी हैं, अंडरपासेस दिए हैं। एक अच्छा बहुत सा काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ भी है। बहुत सा अगर करना है तो आए हमारे साथ। ठीक है, साथ बैठे रेहान हाजी साहब, आप साथ हैं हमारे? लड़ाई से जी रेहान साहब, ये बताएं ना, फिर ये साथ बैठने की बात करें। दूसरी बात ये कि जो अब आपका जो अपना जो अमेंडमेंट है उस पर अभी तक कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि हमें 2/3 मेजोरिटी आप कह रहे हैं ना आपको चाहिए फॉर दैट, तो कहां तक पहुंचे आपकी बातचीत विद अदर पार्टीज? पीपल्स पार्टी आप बैठेंगे साथ बात करने के लिए इस पे? यही अर्ज कर रहा हूँ, हमारा जो एजेंडा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो बुनियादी तौर पर वो कंसेंसस ही डेवलप होगा ना। गुफ्त तो शनीद होगी, नेगोशिएट होगा, डायलॉग होगा, फोरम ऑफ द हाउस बातचीत होगी, और मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की आवाम के लिए जो बेहतर होगा लार्जर कैनवस के ऊपर, उसका बेनिफिट ना सिर्फ कराची बल्कि लाड़काना से लेकर KPK का कोई शहर हो, पंजाब का कोई शहर हो, वहां पर उतरेगा। आप पीपल्स पार्टी से बात करेंगे इस सिलसिले में? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी से हमारी बातचीत के तो बहुत सारे दौर हो चुके हैं, बहुत सारी नेगोशिएशन होती रही है, तहरीरी मुआहदे तक होते रहे हैं, कंसेंसस डेवलप हुआ है, मगर फॉर्चुनेटली या जो चीज होने की थी अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हुई। खुशकिस्मती से PDM के दौर में एक चीज जरूर हुई कि जो 75 लाख अफराद जो मिसिंग थे, वो नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस पर प्रोग्रेस हुई, हमारे इजहार बरहमी भी हुआ, लेकिन वो 75 लाख लोग बाजियाब हुए। अच्छा, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इनके साथ डायलॉग करके ही तो चीजें बेहतरी की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा सकती है। जमहूरियत में आप क्या कर सकते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कंसेंसस डेवलप होंगे ना। यही तो मौका है कि जब हम ये इस बात का इजहार करते हैं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, उससे हमें शदीद इख्तलाफ है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। ये कौन सी पॉलिसी है कि जहां पर पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट का काम करवाया जाए? नहीं होना चाहिए। हमारी एक पॉलिसी है ये कि नहीं करना चाहिए इस तरह। फिर हम बात कर रहे हैं कि जनाब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत कर दिया जाए नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ, नहीं दे रहे, तभी तो बात कर रहे हैं हम ये, क्योंकि अभी तक कहां तक पहुंचा आपका कंसेंसस सर? कितना आपको उम्मीद है 2/3 मेजॉरिटी? मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी इत्तफाक राय और मुशावरती अमल के बाद एक इत्तफाक राय तो कायम हो चुका है हमारा। अब इस मुशावरती अमल में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये लार्जर इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, कौमी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जहां पर एमकेएम, भाई लाड़काना में तो एमकेएम कैंडिडेट नहीं है ना, आप लाड़काना का भी तो मेयर फायदा ठीक है। रेहान हाशमी साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, वक्त आपका, रोकरी साहब का, आमिर हसन साहब का, हुसैन मुफ्ती साहब का, जो आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।